यस ओके। तो हम लोग इंथैल्पी ऑफ कमीशन, इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन की बात कर रहे थे, है ना। इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। तो इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन को हमने रिप्रेजेंट किया था बच्चों डेल्टा एच डाइल्यूशन से। तो मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा था इस तरीके से कि हमारे पास एक बीकर है, इस बीकर में पहले से बच्चों प्रेजेंट एक सॉल्यूट हमारे पास HCl, जिसका कॉन्सेंट्रेशन है, मान लेते हैं कि बच्चों C1 कॉन्सेंट्रेशन है। आपने इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड किया, बिकॉज बच्चों हम लोग बात कर रहे हैं डाइल्यूशन की, एडिशन ऑफ वाटर की। तो फिर देखा कि वही HCl जिसका कॉन्सेंट्रेशन C1 था, तो अभी बच्चों कॉन्सेंट्रेशन इसका C2 हो गया। ठीक है, तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन व्हेन एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इस प्रोसेस के अंदर आपका जो इंथैल्पी चेंज होगा, दिस इंथैल्पी चेंज इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। क्लियर हुआ यहाँ तक सभी को। तो इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन में कुछ नया टर्म नहीं है, बस सिंपल सा है कि द इंथैल्पी चेंज व्हेन ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 1 मोल ऑफ सॉल्यूट इज डाइल्यूटेड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 1 मोल सॉल्यूट होना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इस सर यहाँ पे ना 1 मोल सॉल्यूट होना ही चाहिए। तो 1 मोल के लिए डिफाइन है, बाकी तो आसान था। तो दिस इज इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। क्लियर हो गया। ओके, नेक्स्ट इंथैल्पी की बात करेंगे अपन। इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या है फिर। इंथैल्पी ऑफ, ये जो बेसिक जो टर्म्स हैं इनकी डेफिनेशंस आपको पहले तो आनी चाहिए अच्छे से ना। बाकी न्यूमेरिकल्स कैसे बनेंगे वो मैं डिस्कशन कल करूंगा क्लास के अंदर इसके। तो एक बार आपको डेफिनेशन अगर समझ में आती है कि किसके लिए क्या होगी, तो क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है जिसको अपन डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट स्टेप बाय स्टेप चलते हैं तो बेटर रहेगा। इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन की बात करते हैं। तो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन को बच्चों अपन पढ़ते हैं डिफरेंट केस के अंदर। तो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन में फर्स्ट अपन बात करेंगे केस 1। ओके, केस 1 में हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रेशन ऑफ एनहाइड्रस और पार्शली हाइड्रेटेड सॉल्ट। पार्शली हाइड्रेटेड सॉल्ट। ठीक है, तो केस 1 अपन उन इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन की उन सॉल्ट्स की बात करेंगे जहां पे एनहाइड्रस सॉल्ट्स या बच्चों आपके पार्शली हाइड्रेटेड सॉल्ट। ठीक है, तो इसमें क्या डेफिनेशन रहेगी, बड़े डेफिनेशन में एक्सप्लेन करूंगा मैं। द इंथैल्पी चेंज व्हेन एनहाइड्रस व्हेन एनहाइड्रस और partially hydrated salt is combined with H2O, है ना, water molecules to form new stable salt। ठीक है, तो इसमें जो डेफिनेशन है उसकी बात कर लेते हैं कि द इंथैल्पी चेंज व्हेन एनहाइड्रस, ठीक है, और पार्शली हाइड्रेटेड सॉल्ट। एनहाइड्रस का मतलब ये है कि जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स की प्रेजेंस एक्चुअली में होती नहीं है स्टार्टिंग में। ठीक है, तो एनहाइड्रस और पार्शली का मतलब बच्चों वही है कि जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स इजिली कंबाइन नहीं होता है ना, जहाँ पे उसका वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जो कॉम्बिनेशन है या जो हाइड्रेशन है वो काफी लार्ज अमाउंट में एक्सेस में नहीं होने वाला है। कुछ फिक्स मॉलिक्यूल्स ही वाटर मॉलिक्यूल से कंबाइन करने वाले हैं। तो ऐसे सॉल्ट्स, ठीक है, इज कंबाइंड विद वाटर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म न्यू स्टेबल सॉल्ट। जैसे मैं एग्जांपल दूं, मैंने बच्चों बोला कि हमारे पास प्रेजेंट है कॉपर सल्फेट। ठीक है, CuSO4। कॉपर सल्फेट एक्चुअली बच्चों सॉलिड है, सॉल्ट है। अब कॉपर सल्फेट बच्चों क्या होता है, नेचुरली 5 वाटर मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करता है। प्लीज ध्यान रखना, वाटर मॉलिक्यूल्स नेचुरली बच्चों कंबाइन करता है 5 वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आप 5 से अधिक डालोगे भी तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कॉपर सल्फेट तो सिर्फ बच्चों 5 वाटर मॉलिक्यूल्स को ही अपने साथ कंबाइन कराएगा। तो कंबाइन कराने के बाद बच्चों क्या बन जाएगा, CuSO4
डॉट 5 वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, दिस इज रिप्रेजेंटेशन। तो CuSO4 डॉट 5 वाटर मॉलिक्यूल्स, और ये भी बच्चों कैसा होगा आपका, सॉलिड होगा। अरे समझ में आ रहा है? तो मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि कॉपर सल्फेट पहले तो सॉलिड था ही, आपने जब 5 वाटर मॉलिक्यूल्स कंबाइन किए तो उसके बाद जो बच्चों बना ना कॉपर सल्फेट 5 वाटर मॉलिक्यूल्स, ये मोर हार्ड है, इसकी सॉलिड पैकिंग एफिशिएंसी काफी स्ट्रॉन्ग है। मतलब मैं रिएक्टेंट साइड के कॉपर सल्फेट की बात करूं, मैं प्रोडक्ट साइड के कॉपर सल्फेट डॉट 5 वाटर मॉलिक्यूल्स की बात करूं, तो which one is more stable? तो आंसर होगा कॉपर सल्फेट डॉट 5 वाटर मॉलिक्यूल्स, इट इज मोर स्टेबल। तो वही डेफिनेशन में लिखा है। इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन में क्या है? The enthalpy change when anhydrous or partially hydrated salt is combined with water molecules to form new stable salt, ठीक है। अनस्टेबल सॉल्ट से मोर स्टेबल सॉल्ट का फॉर्मेशन हो व्हेन एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, इसी प्रोसेस के अंदर इस केमिकल रिएक्शन में जो इंथैल्पी चेंज होगी, दिस इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। समझ में आया अभी सभी को? बिल्कुल आसान है, इजी है। ओके, डेफिनेशन लिख जरूर लेना, नहीं तो फिर आप कंफ्यूजन हो गए कि सर इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या था और फिर इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन क्या था, आप मिक्स कर दोगे। दोनों बातों को समझो। इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन में क्या करते हैं अपन, मैं दोनों को एक साथ लिखता हूँ। इंथैल्पी ऑफ, नहीं बोलोगे सर अभी डाइल्यूशन वाले में भी आपने वाटर मॉलिक्यूल्स लिया था और यहाँ भी वाटर मॉलिक्यूल्स लिया। इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, और यहाँ लिखेंगे अपन इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। दोनों का मीनिंग में एक साथ आपको बता देता हूँ यहाँ पे कंपेरिजन करने के लिए। इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन में भी पानी का एडिशन था, हाइड्रेशन में भी पानी का एडिशन हो रहा है, बट हो क्या रहा है कि इस इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन के अंदर जो कॉन्सेंट्रेशन है ना बच्चों, वो C1 से C2 में चेंज हो रहा है। अरे समझ में आ रहा है? मैंने भाई डाला था कि HCl, इसमें अपने पानी को ऐड कर दिया, और ये 1 मोल के लिए डिफाइन होता है इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, जब आपका सॉल्यूट कितना हो, 1 मोल हो, है ना, 1 मोल को लेकर डिफाइन है। तो अगर इसका कॉन्सेंट्रेशन आपका C1 था, पानी को डालने के बाद जो HCl बना, उसका बच्चों कॉन्सेंट्रेशन आपका C2 हो गया, एंड सॉल्यूट मस्ट बी 1 मोल, है ना, सॉल्यूट मस्ट बी 1 मोल। कॉन्सेंट्रेशन जो भी चेंज होगा, तो इस केमिकल रिएक्शन में जो भी इंथैल्पी चेंज होगा, इट इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। बट इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन में क्या, अनस्टेबल सॉल्ट, जैसे मैंने बोला कि कॉपर सल्फेट हमारे पास था भी, ठीक है, और उस कॉपर सल्फेट में हमने क्या किया, यस, उस कॉपर सल्फेट के साथ मैंने बच्चों, जैसे मैं बोलूं कॉपर सल्फेट डॉट 3 वाटर मॉलिक्यूल्स, और प्लस हमें लिखा है 2 वाटर मॉलिक्यूल्स, तो ये भी तो लिखने का तरीका हो सकता है। इसे 3 वाटर मॉलिक्यूल्स तो पहले से कंबाइन थे, और 2 वाटर मॉलिक्यूल्स इसने और ऐड कर दिए, बिकॉज कॉपर सल्फेट मैक्सिमम कितने वाटर मॉलिक्यूल एक्सेप्ट करता है बेटा, तो 5 वाटर मॉलिक्यूल्स। अब कॉपर सल्फेट ने 5 वाटर मॉलिक्यूल्स ही एक्सेप्ट क्यों किए, तो इसका बच्चों रीजन बताऊंगा मैं आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो तब मैं आपको बताऊंगा कि कॉपर सल्फेट ने 5 वाटर मॉलिक्यूल्स ही क्यों लिए, उसने 6 क्यों नहीं लिए और 7 क्यों नहीं लिए, 5 वाटर मॉलिक्यूल्स ही क्यों लिए। तो इसके पीछे रीजन आता है आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसकी बात करेंगे स्यूडो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अभी सिर्फ इस पॉइंट को समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से अनस्टेबल, ये अनस्टेबल सॉल्ट है, इसने 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ले लिए और ये बन गया आपका कॉपर सल्फेट डॉट 5 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो पता है कि सर ये वाला जो प्रोडक्ट बना है, इट इज मोर स्टेबल। अगर बच्चों ये मोर स्टेबल सॉल्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इस केमिकल रिएक्शन में जो इंथैल्पी चेंज होगी, दिस इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। दोनों बातें बच्चों समझ में आई क्या? मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ गड़बड़ कर देते हैं कि इंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन सर एक जैसा ही है, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन भी वैसा है, ऐसा नहीं है। अरे समझ में आया क्या? दिस क्लियर? बोलो जल्दी से। ओके, स्क्रीनशॉट लेते रहना जो भी मैं लिख रहा हूँ। नेक्स्ट बच्चों बात करेंगे अपन इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। ये बहुत ही सिंपल सी टर्म है, इसमें कुछ भी ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, बस आपको सिर्फ एटलीस्ट इनका जो डेफिनेशन है, जो टर्म्स है, वो याद होनी चाहिए। इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन, तो इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन को बच्चों अपन रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच ट्रांजिशन से। जैसे आपको नाम से ही दिख रहा होगा सर ट्रांजिशन, फेज का ट्रांजिशन होना है, तो पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ। यस, enthalpy change when 1 mole when 1 mole of 1 allotrope 1 mole of 1 allotropic form change to
एनदर एलोट्रोपिक फॉर्म। ठीक है, यस। तो कल अपन लेक्चर में मिलेंगे, तो ये सब डेफिनेशन आपकी कॉपी में होनी चाहिए बहुत सही ढंग से, कुछ ज्यादा इसमें ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैं क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ, क्वेश्चंस मैं कल कराऊंगा आपको ऑफलाइन में। तो आपको मैं जब सामने से बताऊंगा तो डेफिनेशन भी रिपीट कराऊंगा, और मैं सामने से बताऊंगा भी क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो देखो इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन, बेटा ट्रांजिशन का मतलब है फेज का ट्रांजिशन, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, ये सब होता है ना। तो यहाँ पे जो टर्म डिफाइन होता है कि जब ये कोई केमिकल रिएक्शन जिसमें इंथैल्पी चेंज बच्चों दिख रही हो, बट किसके साथ, कि 1 मोल ऑफ 1 एलोट्रोपिक फॉर्म कन्वर्ट टू अनदर एलोट्रोपिक फॉर्म। जैसे पता है कि सर कार्बन ग्रेफाइट है, कार्बन ग्रेफाइट आपको दिया है, कार्बन ग्रेफाइट से कार्बन डायमंड में कन्वर्ट होना, तो इस केमिकल रिएक्शन में जो इंथैल्पी चेंज होगी, दिस इज कॉल्ड डेल्टा एच ट्रांजिशन। समझ में आया, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट बच्चों बोलूं कि हमारे पास व्हाइट फॉस्फोरस है P4, ये होता है आपका व्हाइट फॉस्फोरस, पॉइजनस होता है। व्हाइट फॉस्फोरस से बच्चों कन्वर्ट करना रेड फॉस्फोरस में, ध्यान दो इट इज एलोट्रोपिक फेज है ना। तो एलोट्रोप्स में जो कन्वर्जन है वन स्टेट टू अनदर स्टेट, बट ध्यान रखना कि जो एलोट्रोपिक फेज है बच्चों वो क्या होनी चाहिए, 1 मोल, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो व्हाइट फॉस्फोरस से रेड फॉस्फोरस में कन्वर्ट होना, तो उस केस में जो इंथैल्पी चेंज होगी इट इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। मेरे बच्चों का सल्फर हमारे पास प्रेजेंट है रोम्बिक फेज में, S8 की फेज में होता है, ऑक्टा एटॉमिक रहता है, तो दिस इज रोम्बिक सल्फर। तो रोम्बिक सल्फर से बच्चों मोनोक्लिनिक में चेंज होना, तो S8 ये है आपका मोनोक्लिनिक, तो मोनोक्लिनिक में चेंज होना फ्रॉम रोम्बिक सल्फर, तो इसके लिए भी बच्चों पर डिफाइन करेंगे डेल्टा एच ट्रांजिशन। क्या समझ में आया? तो डेल्टा एच ट्रांजिशन इज क्लियर, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन इज क्लियर, परफेक्ट, ओके। तो हम लोग भी वही बात कर रहे थे कि इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन में पहला केस हमने देखा था, फर्स्ट केस बच्चों क्या देखा था कि हमारे पास एनहाइड्रस या पार्शली हाइड्रेटेड सॉल्ट थे, उस केस में कॉपर सल्फेट अपन ने एग्जांपल लिया था, उसमें 5 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर दिए थे और बच्चों बन रहा था एक आपका प्रोडक्ट। अब उसी में ही आता है एक सेकंड केस, वो केस अभी छूट गया था, ये बीच में अपन ले लिया, केस 2। केस 2 में ये है कि जब आप पानी को डाल रहे हो, हम इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन की बात कर रहे हैं अभी, तो जब वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड कर रहे हो तो बच्चों वहां पे आयंस भी तो बन सकते हैं भाई, ऐसे कुछ हमारे सॉल्ट जो आयंस का फॉर्मेशन करते हो, तो बच्चों वहां पे बोलेंगे हाइड्रेशन ऑफ आयंस। ऐसे सॉल्ट, और बच्चों वो कौन से सॉल्ट होते हैं, तो लगभग आपके एस ब्लॉक और पी ब्लॉक से बिलोंग करने वाले सॉल्ट, डी ब्लॉक से बिलोंग करने वाले सॉल्ट बच्चों अक्सर कर क्या होते हैं, वो पहले केस की तरफ जाते हैं, एनहाइड्रस जो अपन ने केस अभी डिस्कस किया था, डी ब्लॉक वाले। और यहाँ पे क्या डिफाइन होता है, एस ब्लॉक के सॉल्ट या बच्चों पी ब्लॉक। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक से बिलोंग करने वाले जो आपके मेटल्स होते हैं, उनसे बनने वाले सॉल्ट बच्चों वो आपके सेकंड केस को रिप्रेजेंट करेंगे, हाइड्रेशन ऑफ आयंस को रिप्रेजेंट करेंगे, जहां पे अपन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। थोड़ी डेफिनेशन देख लेते हैं। एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ द गैस, 1 मोल ऑफ द गैस या गैसियस आयंस बोल दो, एक ही बात है, 1 मोल ऑफ गैसियस आयंस इज hydrated in H2O water molecules to form aqueous ions, aqueous ions। तो इसकी डेफिनेशन बड़ी सिंपल सी है कि बच्चों इंथैल्पी चेंज किया किसके लिए, जब 1 मोल ऑफ आपका कोई गैसियस आयंस हो इज हाइड्रेटेड, ठीक है, इन वाटर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म आयंस, आयंस का फॉर्मेशन, जैसे H+ आयन लिया अपन ने, H+ आयन गैस की फेज में है, उसमें आपने पानी को डाल दिया, तो क्या बन गया आंसर बोलो, ये बन जाएगा H+ एक्वस। तो इस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो इंथैल्पी चेंज होगी, दिस इज आल्सो कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बच्चों। बट ध्यान रखना कि 2 टर्म अलग थे इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन में। इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन में पहला केस था कि हाइड्रेशन ऑफ एनहाइड्रस और पार्शली हाइड्रेटेड सॉल्ट, कॉपर सल्फेट वाला ध्यान रखना। और सेकंड केस है कि जब किसी गैसियस आयंस, बट बच्चों कितना होना चाहिए, 1 मोल होना चाहिए, तो आपके गैसियस आयंस में पानी को ऐड करेंगे और वो गैसियस आयंस बच्चों एक्वस आयंस की फेज में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस केस में जो इंथैल्पी चेंज, देखो बस क्वेश्चंस कैसे आते हैं, आपको सिंपल सा रिएक्शन दे रखा होगा,
पूछेगा कि गिवन 4 ऑप्शंस में से किस इंथैल्पी को रिप्रेजेंटेशन है ये, बट आपको पता होना चाहिए, तो आप बड़ी आसानी से टिक कर सकते हो। ठीक है, और बोलूं कि जैसे मैंने बोला कि Cl माइनस गैस की फेज में है सर, 1 मोल है, इसमें अपने पानी को ऐड करा दिया तो क्या बनेगा, Cl माइनस एक्वस। तो इसके लिए भी अपन बोलेंगे सर डेल्टा एच हाइड्रेशन आपका डिफाइन होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? परफेक्ट, यस। बहुत से बच्चे इसे बोलते हैं सर ये एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन है, नहीं, दिस इज नॉट एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन, ये हाइड्रेशन ऑफ आयंस की बात कर रहे हैं। ठीक है, वो अलग टर्म है। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? ये है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, एंथैल्पी ऑफ आयनाइजेशन नहीं है, दिस इज एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है। चलो, तो यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? ओके, आगे चलते हैं। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लेना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, तो इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन को बच्चों अपन रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा एच सॉल्यूशन से। तो डेफिनेशन देख लेते हैं। द इंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस इज dissolved in excess of water, in excess of water molecules। ठीक है, लेकिन ध्यान का रखना है यहाँ पे कि ये जो आपका जो भी आपका यहाँ पे सब्सटेंस होगा, वो सब्सटेंस कितना होना चाहिए, 1 मोल। तो 1 मोल सब्सटेंस को हम डिसॉल्व करते हैं एक्सेस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ, तो वहां पे एंथैल्पी चेंज होगा, इट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। जैसे HCl दिया है गैस की फेज में, हमने बच्चों वाटर मॉलिक्यूल डाल दिया एक्वस, दिस एक्वस, एक्वस का मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स है, तो यहां से बन गया आपका HCl एक्वस फेज में। तो दिस केमिकल रिएक्शन के लिए जो इंथैल्पी चेंज होगा, इसी को बच्चों बोलेंगे अपन डेल्टा एच सॉल्यूशन। तो ये समझ में आ रहा है? तो डेल्टा एच सॉल्यूशन का बेसिक मतलब क्या हुआ, उसका मतलब है कि एक्सेस में पानी होना चाहिए और 1 मोल ऑफ आपका यहाँ पे होना चाहिए सब्सटेंस, आप उसमें बच्चों मिक्स कर रहे हो लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, तो वही कंपाउंड या आयंस, देखो यहाँ पे आयंस नहीं है बच्चों, ध्यान देना, इसके पहले आयंस की कहानी हम लोगों ने डिस्कस करी थी। अरे समझ में आ रहा है? इसके पहले हाइड्रेशन ऑफ आयंस की जो बात करी थी अपन ने इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन के अंदर, वहां पे गैसियस फेज में आयंस होना चाहिए था ना, H+ आयन था, Cl- आयन था, उसको पानी में अपन ने डाला था और उसको वाटर मॉलिक्यूल्स में डाला था। उसके बाद आपका वो जो H+ आयन था वो एक्वस फेज में गया था, Cl- आयन एक्वस फेज में गया था, तो वहां पे जो इंथैल्पी चेंज हुई थी उसको अपन ने बोला था इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, बट यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन है। तो बेसिक टर्म यही है कि जब किसी कंपाउंड को आप 1 मोल किसी भी सब्सटेंस को पानी में डिसॉल्व करते हो, वाटर मॉलिक्यूल्स लार्ज अमाउंट में होना चाहिए, एक्सेस में होना चाहिए, तो उस केस में जो इंथैल्पी चेंज होगा उसे अपन क्या बोलेंगे, इंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। तो बहुत ही देखो स्मॉल डिफरेंस है, अगर आपको ध्यान नहीं रहेंगे तो फिर तो मिस्टेक होने वाली है। तो थ्योरी थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं, आपको बड़ी आसानी से 4 मार्क्स देके जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आएगी आपकी इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। ठीक है, इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। तो इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन को हम लोग बच्चों डेल्टा एच डिसोसिएशन भी बोलते हैं, ये डेल्टा एच डिसोल्यूशन, डेल्टा एच डिसोल्यूशन, जिसको हम लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में भी टर्म यूज किया था, डिसोल्यूशन की डेफिनेशन भी लिखी थी अपन ने, डेल्टा एच डिसोल्यूशन, या से अपन बोल सकते हैं डेल्टा एच आयोनाइजेशन, है ना, बोथ आर सेम टर्म। डेल्टा एच डिसोल्यूशन, ये बच्चों डेल्टा एच आयोनाइजेशन। डेफिनेशन इसकी क्या होगी तो लिख लेते हैं, द हीट रिक्वायर्ड, द हीट रिक्वायर्ड टू ब्रेक
1 मोल ऑफ एसिड और बेस, 1 मोल ऑफ एसिड और बेस, ठीक है। तो 1 मोल, दो इंपोर्टेंट पॉइंट इज बच्चों एसिड और बेस। 1 मोल आपके पास जो एसिड और बेस है उसको ब्रेक करने के लिए, है ना, उसको ब्रेक करने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट होगी, दिस इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। जैसे मैं नीचे लिखता हूँ, मैंने बच्चों कि हमारे पास एक एसिड है 1 मोल एच है, आपने से आयोनाइज किया तो आपको हीट रिक्वायर्ड होगी भाई, एच और ए के बीच में बॉन्ड होगा कहीं ना कहीं, उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है। तो जब आप एनर्जी दोगे, एनर्जी देने के बाद बच्चों वो आयंस की फेज में ब्रेक हो जाए, एच प्लस आयन गैस, ए माइनस आयन गैस, पानी को यूज नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है, आपको हीट देनी है। इंपोर्टेंट पॉइंट इज की हीट देनी है, आपको एनर्जी सप्लाई करनी है, बॉन्ड को ब्रेक करना है, ब्रेक करने के बाद आपका एच प्लस आयन ए माइनस आयन का फॉर्मेशन होगा। तो इस केमिकल रिएक्शन के लिए जो बच्चों इंथैल्पी चेंज होगी, दिस इज कॉल्ड डेल्टा एच डिसोल्यूशन, या बच्चों बोलेंगे डेल्टा एच आयोनाइजेशन। या एक 1 मोल बेस है, जैसे बेस मैंने कहा कि हमारे पास प्रेजेंट है बच्चों BOH, एक बेस है, इससे अपन ने हीट किया, एनर्जी सप्लाई करी, तो यहां से बन गया B प्लस गैस की फेज में आयन, देन OH माइनस आयन गैस की फेज में। तो इसके लिए जो इंथैल्पी चेंज होगी, दिस इज कॉल्ड डेल्टा एच आयोनाइजेशन। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे पानी यूज नहीं करना है, डायरेक्ट आपको ये ध्यान रखना है, नहीं तो फिर आंसर ही गलत हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को? परफेक्ट है ना? ओके, नेक्स्ट बच्चों बात करेंगे इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। नेक्स्ट इज इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन से ही समझ में आ रहा होगा कि सर यहाँ पे कुछ ना कुछ एसिड बेस की रिएक्शंस होने वाली है, ठीक है। तो न्यूट्रलाइजेशन की जो इंथैल्पी चेंज होगी, दिस इज कॉल्ड डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन। और डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन के अंदर आपको मैंने पहले बच्चों डिस्कस किया है कि जब हम कभी भी एसिड और बेस को आपस में कंबाइन करते हैं तो उस केस में बच्चों बनता है आपका सॉल्ट प्लस वाटर मॉलिक्यूल्स। सॉल्ट इज स्टेबल थ्रू लैटिस एनर्जी, में डिस्कस किया है, सॉल्ट इज स्टेबल थ्रू लैटिस एनर्जी एंड वाटर इज स्टेबल थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जिसकी वजह से बच्चों प्रोडक्ट साइड आपका मोर स्टेबल होता है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट साइड। इफ प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल देन बच्चों यहाँ पे इंथैल्पी आपकी एनर्जी रिलीज होगी। देन प्रोसेस बच्चों कैसा होता है, न्यूट्रलाइजेशन ऑलवेज एक्सोथर्मिक इन नेचर। तो अपन इसे बोलते हैं कि डेल्टा एच यहाँ पे कैसा होगा, आपका नेगेटिव होगा। समझ में आया? तो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के अंदर बच्चों अपन वर्ड यूज करेंगे द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड, ना कि अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब। समझ में आया? इसके पहले वाले केस में था अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब, ठीक है। इस इंथैल्पी में आएगा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज। रिलीज अपन ने क्यों यूज किया है? बिकॉज स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ऑलवेज ग्रेटर इन दिस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एज कंपेयर टू स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोसेस विल बी एक्सोथर्मिक इन नेचर, डेल्टा एच नेगेटिव। तो बच्चों बोलेंगे अपन कि सर डेल्टा एच नेगेटिव है तो यहाँ पे इंथैल्पी अमाउंट ऑफ हीट क्या होगी, रिलीज होगी। समझ में आया? अब इसको डिफाइन कर देते हैं। तो इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में the amount of heat released when 1 ग्राम इक्विवेलेंट, यहाँ 1 मोल नहीं आता है, ठीक है। 1 मोल और ग्राम इक्विवेलेंट बोथ आर सेम टर्म, न्यूमरलिटी को लेके है, वो मोलरिटी को लेके है, ठीक है। बैलेंसिंग से बचने के लिए अपन ग्राम इक्विवेलेंट यहाँ पे यूज करेंगे। द अमाउंट ऑफ हीट रिलीज व्हेन 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड इज न्यूट्रलाइज्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस, ठीक है। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड को न्यूट्रलाइज किया गया है बच्चों 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस के द्वारा, ठीक है। तो उस केस में जो अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी, दिस इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। जैसे मैंने कहा कि हमारे पास सर स्ट्रॉन्ग एसिड है, हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग बेस है और दोनों बच्चों प्रेजेंट है 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। ये भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, ये भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट है, दोनों को बच्चों पर मिक्स कर दिया तो सर प्रोसेस हो जाएगा आपका न्यूट्रलाइजेशन इन नेचर।
तो उस केस में आप मुझे बताओ डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन, तो मैंने आपको क्लास में लिखाया था, याद करो, आयनिक इक्विलिब्रियम। जब स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को मिक्स करते हैं तो डेल्टा एच की वैल्यू कितनी आती है बच्चों, बताओ जब। यस, लिखा था अपन ने, डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन इज इक्वल टू -13.6 या फिर 7 होता है, 13.7 किलो कैलोरी होता है। ठीक है, दिस इज किलो कैलोरी। अगर मैं किलो जूल में लिखना चाहूँ इसी डेल्टा एच को, तो किलो जूल में हो जाएगा आपका माइनस में 57.1 किलो जूल। अगर आपको बच्चों कन्वर्जन याद है तो बेटर है, नहीं याद है तो फिर ये वैल्यूज याद कर लो तो भी इजी है। कि अगर आप स्ट्रॉन्ग एसिड को स्ट्रॉन्ग बेस में बच्चों 1 ग्राम इक्विवेलेंट को कंबाइन करते हो आपस में, तो डेल्टा एच जो आता है वो माइनस में 13.7 या फिर 13.6, डिपेंड अपॉन कैलकुलेशन। ठीक है, तो उस केस में बच्चों ये किलो कैलोरी में आएगा, और -57.1 बोलो या 57.2 बोलो, ये आता है किलो जूल में। समझ में आया। मान लो आपको 2 से डिवीजन करना है, कहीं क्वेश्चन में ऐसी कंडीशन आ गई, तो 13.6 कर लेना उसे। ठीक है ना। अगर मान लो क्वेश्चन में आपका -57.1 लिखा है, 2 से डिवीजन आ गया, तो -57.2 कर लेना। समझ में आया ना, थोड़ा कैलकुलेशन के हिसाब से इसे चेंज कर लेते हैं। तो यही आपका है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। तो स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस को कंबाइन करेंगे तो इस तरीके से आंसर आपको देखने को मिलेगा। अभी मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ, एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, क्वेश्चन आपको मच बेटर समझ में आएगा। देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। देखो क्वेश्चन में है द enthalpy of neutralization of HCl by NH4OH ammonium hydroxide is -50 kilojoule per mole. Then find delta H ionization for अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए डेल्टा एच आयोनाइजेशन को आपको बताना है, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में है कि एंथैल्पी और न्यूट्रलाइजेशन दिया है बच्चों HCl का, और जब आप NH4OH से मिलाया आपने तो उसकी वैल्यू कितनी है, -50 किलो जूल पर मोल, और आंसर दे रहे हैं आपको डेल्टा एच आयोनाइजेशन फॉर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो क्या करेंगे, पहले रिएक्शन लिख लो। रिएक्शन बच्चों क्या होगी कि जो एसिड है उससे H+ आयन आया, और सामने कौन है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, तो क्या बनेगा आंसर। यस, यहाँ से आयोनाइज हो जाएगा, और आयोनाइज होने के बाद NH4OH, तो बच्चों यहाँ से NH4 जो दिख रहा है वो तो NH4+ की फेज में बाहर चला गया। अच्छा, ऑक्सीजन के पास बच्चों क्या होंगे, लोन पेयर्स, और जो हाइड्रोजन है वो डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, गरीब है, तो ये आके बच्चों यहाँ अटैक कर लेगा, तो NH4+ बाहर चला जाएगा, H+ यहाँ से, OH यहाँ से, तो ये बन जाएगा आपका वाटर मॉलिक्यूल्स। ये बात समझ में सभी को आई क्या भाई। बेसिक ये हुआ है कि एसिड से, ये जो टर्म लिखा है ना, ये एसिड का है। ठीक है, तो एसिड से आया H+ आयन, बेस से आया OH- आयन, ये आपस में कंबाइन हो गए, तो इसने बना लिया वाटर मॉलिक्यूल। पहले तो रिएक्शन समझ में आनी चाहिए। और दूसरा क्या है, दूसरा ये है कि NH4OH को आप आयोनाइज कर रहे हो, तो यहां से बनना है NH4+ और OH-। अच्छा, अब देखो इंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन में क्या होता है, आप एनर्जी देते हो, आप एनर्जी को सप्लाई करते हो, एनर्जी को सप्लाई करने के बाद इस मॉलिक्यूल्स को NH4OH को आपने डिसोशिएट कराया, इसमें आयंस की फेज में, तो इस केस में जो एंथैल्पी चेंज होगा, दिस इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। अरे समझ में आ रहा है, हमने एसिड बेस को कंबाइन किया, तो बच्चों ये डिफाइन किसका हो रहा है, ये डिफाइन हो रहा है एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन, और ये डिफाइन क्या हो रहा है, डेल्टा एच आयोनाइजेशन। ये दो अलग टर्म है, आपको निकालना है डेल्टा एच आयोनाइजेशन फ्रॉम दी डेल्टा एच न्यूट्रलाइजेशन से। तो कैसे करेंगे, चलो बताओ। यस, वो फर्स्ट रिएक्शन हो गई, ये सेकंड रिएक्शन हो गई। देखो क्या होना चाहिए फिर, तो इस फर्स्ट रिएक्शन के हिसाब से जो डेल्टा एच होगा, फर्स्ट के लिए जो डेल्टा इंथैल्पी चेंज होगा, तो फर्स्ट के लिए इंथैल्पी चेंज की वैल्यू कितनी, तो वो क्वेश्चन में गिवन है पहले से सर, -50 लिख लिया अपन ने अभी, -50। और सेकेंड केमिकल रिएक्शन है H+ आयन प्लस OH- आयन, इसके लिए कितनी होगी,
बताओ क्वेश्चन में गिवन है क्या? नहीं गिवन है, क्वेश्चन में नहीं दिया है ना। The enthalpy of neutralization for HCl by NH4OH is -50 किलोजूल पर मोल। अब पूछा है कि डेल्टा एच आयोनाइजेशन फॉर NH4OH। एक की वैल्यू दी है, एक को करना, मतलब इसके लिए आंसर निकालना है आपको, इसका आंसर निकालना है। फर्स्ट वाला तो -50 दिया है आपको, बट सेकंड में है H प्लस आयन और OH माइनस आयन। तो H प्लस आयन OH माइनस आयन कंबाइन कर रहे हैं तो बन रहा है आपका वाटर मॉलिक्यूल्स। इसे बोल सकते हैं अपन, ये भी आयोनाइजेशन का ही केस होगा, बट इसमें H प्लस एंड OH माइनस आयन, ये वाटर मॉलिक्यूल्स के लिए है। तो वाटर मॉलिक्यूल्स का जब फॉर्मेशन होता है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन फॉर वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम आयंस, इसकी वैल्यू आपकी क्वेश्चन में दी है। एक सेकेंड, क्वेश्चन में दे लेते हैं क्योंकि क्वेश्चन में वहां नहीं दिया। तो जब आपका यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स का जो कॉम्बिनेशन होगा, उसके लिए जो वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है वो डेल्टा एच, ये आती है -57। अभी हम लिख लेते हैं ऐसा, ये भी क्वेश्चन में गिवन थी, मैंने लिखा नहीं। मतलब बेसिक ये था कि होना चाहिए वो भी OH माइनस, तो यहाँ पे -57 निकालना है इसका। ये केमिकल रिएक्शन करके क्वेश्चन फर्स्ट रिएक्शन क्या जाए कि आपकी लास्ट रिएक्शन मिल जाए NH4OH देन NH4 प्लस और माइनस। क्या करेंगे बोलो जरा। फर्स्ट केमिकल रिएक्शन तो वैसे ही रहने दो, सेकंड वाली को उल्टा कर दो। उल्टा करेंगे तो H2 इधर आ जाएगा, OH माइनस इधर पहुंच जाएगा, ठीक है। थ्रू H प्लस से H प्लस कट जाएगा। तो क्या करेंगे अपन, लिख लेते हैं। थर्ड केमिकल रिएक्शन को बनाने के लिए फर्स्ट केमिकल रिएक्शन को सिर्फ ऐसे ही रखो ऊपर वाले को, और सेकंड केमिकल रिएक्शन को उल्टा कर दो। अरे वही करेंगे ना, फर्स्ट वाली को वैसे रखो एज इट इज, और सेकंड वाली को माइनस लेकर मैंने उल्टा कर दिया। सेकंड वाली उल्टा करेंगे किसी कोई भी तो उसको वैसे लो, सेकंड को, और दोनों की एंथैल्पीज गिवन है। तो फिर ये आ जाएगा डेल्टा HR, वो -50 हो जाएगा, है ना, और ये हो जाएगा आपका +57। तो ओवरऑल आपका आ जाएगा 7 किलो जूल। तो 7 किलो जूल, तो इसका आंसर आना चाहिए 7 किलो जूल के आसपास, ठीक है। तो ये आंसर जो आएगा दिस इज अराउंड 7 किलो जूल, बिकॉज यहाँ पे एनर्जी आप देते हो, एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी देते हो तो ये प्लस में आना चाहिए। डे प्लस में आ रहा है, यस आंसर करेक्ट है। समझ में आया? यस। चलो तो फिर आज के सेशन पर यहीं खत्म करते हैं, इतने रखते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू।